हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बिल्कुल अच्छे ना। हाँ, सुन रहा हूँ आपको। अच्छे हो। चलिए तो देखिए, आज हम जो आपकी बुक है क्लास 10 की साइंस की बुक, ओके, उसका चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, हिंदी मीडियम, ओके। सो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है? प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है। प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये सब क्या है, इसके नियम वगैरह वगैरह, ओके। सो सबसे पहले प्रकाश से तो आप परिचित होंगे। एक्चुअली में प्रकाश क्या है? प्रकाश है वो हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है, यानी प्रकाश के बिना तो हम देख ही नहीं सकते। कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? प्रकाश की किरण उस पर आपतित होती है और फिर वो वस्तु किरण को क्या कर देती है? परावर्तित, और वो फिर परावर्तित किरण हमारी आंखों में आती है, उससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ओके भाई, सो ये तो बेसिक बात हो गई। अभी हमें चैप्टर में पढ़ना है, जो हमारी पहली हेडिंग है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन ऐसे समझिए कि कोई प्रकाश किरण आ रही है किसी माध्यम में, ओके, और फिर वो किसी पृष्ठ से टकराई, दिख रहा है ये प्रकाश किरण है, आई, टकराई, और फिर वापस उसी माध्यम में लौट आई। ये वाली घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या हुआ, दोबारा समझो। कोई किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आई, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है भाई। अब जो प्रकाश का परावर्तन है उससे संबंधित नियम पढ़ने हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, पहला नियम या दूसरा जो भी है, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। ये मैंने कोई प्रश्न मान ली। अब इस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण आई कोई यहाँ पर, जैसे ये वाली किरण है, आपकी किरण बोलेगी इसे, और इस तरह से टकराई और उसके बाद ये इसी माध्यम में वापस लौट आई ऐसे, तो ये घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। इस किरण को क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है भैया। अब देखो, ये जिस पृष्ठ पर टकरा रही है, जैसे ये पृष्ठ है, सपोज करो यहां से देखो, इधर से एक किरण आई, यहां टकराई, यहां से वापस गुजर गई। अब इस पृष्ठ पर, इस बिंदु पर जैसे टकरा रही है, और इस बिंदु पर और इस पृष्ठ के लंब में एक किरण सपोज करो, ये क्या कहलाती है? अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब। इस पृष्ठ के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। सो यहां पर हम अगर इस पृष्ठ को ऐसे इमेजिन करें, तो ऐसे तो बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर पृष्ठ ऐसे है तो हम ऐसे बना देते हैं। ये क्या कहलाएगा? यहां पर अभिलंब कहलाएगा। ये क्या है? अभिलंब है। ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इस पृष्ठ के साथ। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब ये जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, और लिखते हैं आई से। ये वाला कोण क्या है? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसे बोलते हैं, आर से लिखते हैं, और परावर्तित कोण। परावर्तित नहीं, परावर्तन। परावर्तन कोण। ओके, सो आपतन कोण और परावर्तन का मतलब समझ आया? यानी आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण तो क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। इसे आई से लिखते हैं आपतन कोण को, और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। ओके भाई। अब जो नियम है
किसका नियम? परावर्तन के नियम है, वो समझिए। पहला नियम क्या है? ये जो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है, इनके मान बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ये तो हो गया पहला नियम। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। यानी हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ऐसा होता है भाई। सो इसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण आकर गिरी है, समझो, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होती है। एक ही तल का मतलब है, जैसे सपोज करो ये प्रश्न है, इधर से एक किरण आई, यहां आई और इस बिंदु पर टकराने के बाद इधर चली गई। ठीक बात है। सो अभिलंब भी इसी तल में होगा। इसको आप मिलाओगे तो ये एक तल के अंदर है, तीनों कहां है? एक तल में आ रहे हैं। ये बात समझ आ रही है ना? ऐसे नहीं है इधर से आ गया, इधर से निकल रहा है और अभिलंब कहीं और है, तीनों एक तल में होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब की बात हो रही है, ये तीनों कहां होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। ओके भाई, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है भाई। सो हमने दो नियम पढ़े। पहला नियम तो क्या है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। ये किरण ऐसे आएगी ना, तो अभिलंब के साथ जितना कोण है इतने ही कोण के साथ परावर्तित होगी। ऐसे नहीं इधर चली गई या कहीं और चली गई। ओके, सो ये क्या हो गया? परावर्तन के जो दोनों नियम हो गए। पहले तो हमने पढ़ा था परावर्तन क्या होता है। प्रकाश है वो किसी माध्यम में जा रहा है तो किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी, ये तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर हमने परावर्तन के दो नियम पढ़ लिए। यहाँ पर हमने किरणों की बेसिक जानकारी ली। ये वाली किरण है वो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये कोण आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और ये वाला बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है भाई। ओके, अब उसके बाद में थोड़ा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में बेसिक जानकारी है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है 9th क्लास में कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब वो कैसा बनता है। एक तो सीधा बनता, सॉरी, गोलीय दर्पण से पहले समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, गोलीय दर्पण से अभी हमें पढ़ना है। समतल दर्पण जो आप घरों में यूज लेते हो ना दर्पण, उस वाले दर्पण से, तो वो देखा होगा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक कैसा होता है, वो हम सीखेंगे आगे, क्यों बनते हैं, क्या कारण होता है। अब देखिए गोलीय जो समतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, उसको मैं लिख देता हूं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होता है। वैसे भी आभासी प्रतिबिंब में वो सीधा होता है। ठीक है, और आप देखते हो ना दर्पण को तो सीधे ही दिखते हो, ऐसे नहीं है ना कि सर वो नीचे दिख रहा है, टांगे ऊपर दिख रही है या कुछ और बन रहा है। उसके अलावा आभासी, सीधा एंड ऐसे कह सकते हैं कि साइज में जो वस्तु है, बिंब है, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं, बिंब के आकार का होगा। ठीक है भैया, बिंब के आकार का। सो ये समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में बात कर ली हमने। ओके, अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण से पहले तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं उसके बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, और फिर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना, ये हमारा अब मुख्य टारगेट है। सो सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण की, तो देखो अगर हमने ये गोला लिया,
सुंदर गोला है, नजर आ रहा है सबको। अब इसको मैं काट दूं यहां से और इस गोले का ये वाला भाग इधर ले आऊं, इतना भाग ले लिया और अब इस के पॉलिश कर दूं एक साइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। हो सकता है इधर पॉलिश कर दे या फिर इधर भी पॉलिश कर सकते हैं, इधर पॉलिश कर दिया, सॉरी इसी के ना ये लिया ना, इसके इधर भी पॉलिश कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों में एक अवतल होगा एक उत्तल होगा, वो कौन सा अवतल होगा कौन सा उत्तल होगा वो भी पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब है जो गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण को हम किसी गोले का भाग मान सकते हैं कि एक्चुअल में पूरा बनाते हैं तो ये गोला होता है, उसका कोई भाग हमने काट लिया, उसे हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है भैया। सो अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवतल और उत्तल। तो मैं दोनों बना रहा हूं, ऐसे इधर कोई गोला पूरा है और उसका हमने कुछ भाग काट लिया और ये वाली साइड की पॉलिश कर दी, ये दर्पण कहलाता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, मैंने पॉलिश इधर ही की है लेकिन अंतर नजर आ रहा है ना, इसमें अंदर की साइड पॉलिश की गई है। इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब किरण जैसे यहां आके टकराएगी, ये क्या है अंदर की ओर है और इसकी परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर है। ये वाला दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। सो आप इन्हें ऐसे ही बनाए, ये और एक ही पॉलिश इधर कर दो दोनों के, ऐसे बनाया, ऐसे ऊपर अवतल दर्पण लिख दिया हमने और नीचे वाला दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है। ओके, अब इनसे रिलेटेड हम कुछ बात पढ़े। अवतल दर्पण में आपको दिख रहा है ना, जो अंदर की ओर भाग है ना वो परावर्तक पृष्ठ है, इसका परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है। और परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझते हो, जहां पर किरण आकर टकराएगी, यहां तो पॉलिश कर दी हमने, और इसका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है भाई। अब देखो मैं ये जो दर्पण है इसका एक मध्य बिंदु समझो आप, इसको बोलते हैं ध्रुव। सो यहां पर भी एक क्या होगा, ध्रुव होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण, ये जिस गोले का भाग है, एक हम पढ़ेंगे वक्र, यहां पर परिभाषाएं पढ़ेंगे कुछ। पहली परिभाषा, वक्रता त्रिज्या, या पहले समझो कि वक्रता केंद्र, उसके बाद में वक्रता त्रिज्या, मुख्य एक्स, और मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये सब पढ़ना है। अब सबसे पहले वक्रता केंद्र, तो आप ऐसे समझो कि जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का भाग था उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी वो किसी ना किसी गोले का भाग तो था ही। समझ में आई बात? जैसे सपोज करो कि मैं ये गोला है, वैसे तुम्हें ये वर्क दिख रहा है, हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, वैसे आप समझ रहे हो ना गोला। सो यहां से हमने कट किया, बट इस गोले का एक केंद्र तो है, ये वाला केंद्र है जैसे, तो इस केंद्र को, अब ये गोले का केंद्र है लेकिन इस गोलीय दर्पण के लिए क्या बन जाएगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा समझ में आ गई। यानी जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ओके, सो यहां पर हम बेसिकली इसको दर्शाएं तो कहां बनेगा, ये हमारा बन गया, यहां लिख दिया मैंने, इसे हम सी से दर्शाते हैं, ये है आपका वक्रता केंद्र। ओके, वक्रता केंद्र। उसके बाद में देखो वक्रता त्रिज्या, तो जो
गोलीय दर्पण था, या जो सॉरी गोला था, उस गोले की जो त्रिज्या है वही इस गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो हमेशा ही आप ये समझो कि त्रिज्या निकालनी होती है गोले में, तो केंद्र को परिधि से मिला दो, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यहां पर भी हम इसको यहां से मिला दें, कहीं पर भी मिला दें, वो हमेशा ही क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। समझ आ गई। केंद्र और परिधि कोई भी पॉइंट होता है उसकी सतह पर, उसको मिला दें तो उससे क्या बनेगी, त्रिज्या बन जाएगी। सो जो गोला था उस गोले की त्रिज्या थी वो इस दर्पण की अब क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से लिखते हैं और वक्रता केंद्र को सी से, और मुख्य फोकस को एफ से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ठीक है, अब मुख्य एक्स क्या है, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दो। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, मुख्य एक्स कहलाती है। ये तो है आपका वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, इसको मिला दिया तो ये क्या बन गई, मुख्य एक्स बन गई, मुख्य अक्ष। ओके, नेक्स्ट मुख्य फोकस। अब इसको समझो, देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसका अंतर अभी समझाएंगे। अभी आप ये समझो कि जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे हम ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण आपतित की, जैसे यहां आई एक किरण, यहां आ गई, ये किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी, जैसे परावर्तित होगी तो ये ऐसे आएगी और ये वाली इधर आएगी, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस कहलाएगा। बात समझ आई क्या? ओके, बट ये एक मैंने दो परिभाषाएं बोली थी, दो बात बोली, या तो क्या करती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब आती हुई प्रतीत होने का क्या मतलब है, यहां तो मिल ही गई, सो इसे बोल देंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण में एक्चुअली क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका पहली बात तो ये होगा आपका सी, वक्रता केंद्र इधर बनेगा इसका केंद्र, सो इसको मैं मिला दूंगा। सो ये क्या बन गया, इसके लिए मुख्य अक्ष हो गया। दोबारा से परिभाषा देखो, जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसको अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, मुख्य अक्ष बन जाता है। अब इसमें देखो, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, किरण तो ये आएगी, ये आपतित किरण हो गई। अब ये एक्चुअल में परावर्तन के बाद किधर जाएगी, परावर्तन के बाद इधर जाएगी उत्तल दर्पण में, ऐसे परावर्तित हो जाएंगे। उत्तल दर्पण में किरणें फैल जाती हैं, ठीक है। सो अब ये इनको अगर पीछे बढ़ाएं तो ऐसे लग रहा है ये इधर से आई है, इधर से इस बिंदु से आई है। ये बात समझ आई क्या? इसलिए हमने बोला है या आती हुई प्रतीत होती है। दोबारा समझो परिभाषा मुख्य, ये मुख्य फोकस की, कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां अवतल दर्पण में तो मिल रही है, या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल में ऐसा हो रहा है कि पीछे से आ रही है जैसे किरण, इस किरण को अगर हम यहां से देखें, इधर से देखें तो हमें लगेगा कि यहां से आ रही है, तो उस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, मुख्य फोकस, सॉरी हाँ मुख्य फोकस बोल देंगे। ये बात समझ आ गई? ओके, अब यहां पर ये भी नजर आ रहा है ना, अवतल दर्पण है ना आपका, ये किरणों को क्या करता है, इकट्ठी करता है। देखो इस किरण को इधर ले आया, इसको इधर ले आया, एक बिंदु पर इकट्ठी कर ली, ऐसे समझो। तो एक प्रकार से किरणों को क्या कर लेता है, ये अभिसारित कर लेता है, इकट्ठा करना, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। और जो उत्तल दर्पण है, ये किरणों को देखो परावर्तन के बाद क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो यानी अपसारित कर देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। ये आपका जो उत्तल दर्पण था
इसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी। ओके भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुख्य फोकस भी हमने समझ लिया। और नेक्स्ट है फोकस दूरी। सो फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तो है आपका मुख्य फोकस और ये है ध्रुव, इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी, स्मॉल एफ। और यहां पर ये कहलाएगी स्मॉल एफ। ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। सो ये पूरी अगर मैं मेजर करूं, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। और इसमें ये आर बनेगी, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो ये क्या है, आर है। और यहां जो छोटे द्वारक के दर्पण होते हैं ना, उसमें आर बराबर है वो 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, ये नियम, ये रिलेशन आप याद रखना, आर बराबर 2f, f बराबर r बटा 2। यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। कहने का मतलब है, अगर ये दर्पण है, सपोज करो ये दूरी आपकी 4 सेमी है, ये दूरी यहां 4 सेमी है, आपने ऐसे 4 सेमी त्रिज्या का चापसा काटा है, ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 4 सेमी। तो जो आप फोकस दर्शाओगे वो 2 सेमी पर आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, ये बिल्कुल इसका आधा है, तो 2 इधर 2 इधर। ये बात समझ आ गई। सो ये क्या हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ लिया, फिर समतल दर्पण से तो बेसिक बात ही की थी, परावर्तन के दोनों नियम समझ लिए, और उसके बाद में गोलीय दर्पण के बारे में बातें कर ली। गोलीय दर्पण से रिलेटेड हमने परिभाषाएं पढ़ ली, और 2 प्रकार के दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो हमें यूज करनी है। और आर बराबर 2f, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब का निर्माण करना है गोलीय दर्पण से, ठीक है। सो उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो प्रतिबिंब होता है ना, वो परावर्तित किरणों का, आप ये मान लो, प्रतिच्छेदी बिंदु है। जैसे ये किरण परावर्तित हो रही है, तो यहां पर ये परावर्तित किरणों का क्या हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। और अगर किरणें वास्तव में मिल रही है, परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही है, तब तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक। और किरणें अगर ये देखो यहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं काट रही है, तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आभासी प्रतिबिंब। ये बात समझ आ गई। वास्तविक और आभासी का मतलब, वास्तविक प्रतिबिंब में जो किरणें हैं वो वास्तव में कट कर रही है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद हो रही है, और यहाँ पर वास्तव में नहीं कट कर रही है। ये तो इधर चली गई, ये इधर चली गई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे एक बिंदु पर कहीं मिल रही है, प्रतीत हो रही है, तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है भाई। अब आपको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है, तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण ही ले लेता हूं। चलो उत्तल भी लिख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। एक्चुअल में आपको किरणों को प्रतिच्छेद कराना है, परावर्तित किरणों को, तो कम से कम 2 किरणों की तो जरूरत हमें पड़ेगी। तो उसके लिए आपके लिए कुछ नियम है। पहला नियम, दोनों ही दर्पण बना रहा हूं, ये है आपका अवतल दर्पण और नीचे हमने बना लिया उत्तल दर्पण, ठीक है। ऐसे एंड ये हो गया ऐसे। अब देखिए, ये स्पोज सी है, वक्रता केंद्र, ये एफ है, यहां पर ये सी है और ये एफ है। अब देखो, पहला नियम ये है, जो ध्यान रखने वाली बात है, कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरेगी, अवतल में तो,
और उत्तल में आपको गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये पक्के से हम कह सकते हैं। कौन सी किरण के बारे में? मुख्य अक्ष के समांतर किरण के बारे में। सो हम क्या लिख देते हैं, जैसे समझो, सिर्फ चित्र से समझ लो, ये किरणें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, इधर ये दर्शा दी। तो ये अगर परावर्तित होंगी तो परावर्तन के बाद कहां जाएंगी? मुख्य फोकस पर मिलेंगी। इसमें तो अवतल में तो वास्तव में मिलेंगी, इसको तुम्हें गुजारना है ना। तो अरे यार हद है, चलो स्केल से ही सही बनती है ना। पहला नियम, पहली बात समझ आई, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, या फिर मुख्य फोकस से, थोड़ा सा इसको सही दर्शाओ, ये सी यहां पर कर लेते हैं और ये अभी तो अपने हाथ में ही है ना, या जैसे इसको आप परावर्तित करोगे तो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दोनों। तो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही है और इसमें क्या होगा? मुख्य फोकस पर मिलेगी। ठीक बात है भाई। तो ये तो हो गई मुख्य अक्ष के समांतर किरण की बात। उसके अलावा अगर कोई किरण मुख्य फोकस से गुजर रही है, आपतित किरण है, वो मुख्य फोकस से होते हुए आई है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उल्टा हो जाएगा इसका। अगर किरण ऐसे आई है, सपोज कोई किरण है, ये आपका दर्पण है और ये इसका एफ है, यहां से आई है ऐसे, इधर से कोई किरण आई, एफ से आई है आपकी, तो परावर्तन के बाद क्या होगा? ये मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, सॉरी ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी जाएगी, बिल्कुल इसके समांतर जाएगी। ठीक बात है। ये तो अवतल दर्पण है। और उत्तल में क्या होगा? उत्तल में ऐसे समझो, यहां इसका एफ है, तो एक्चुअल में इधर तो जानी नहीं है किरण, ऐसे मिला दो इस बात को समझने के लिए। सो जो किरण ऐसे आ रही है, यानी आगे बढ़ाने पर फोकस से जाती, वो किरण भी यही है जो अभी बात की थी, फोकस से गुजर रही है, तो ये भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी परावर्तन के बाद, यानी इधर आएगी। बात समझ आ गई क्या? इसमें तो गुजरेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ऐसे इधर से मिला के ले आया हूं, इसको इसके समांतर कर दिया। तो दो बात पढ़ ली, मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो फोकस से गुजर जाएगी, और जो फोकस से गुजर रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर आ जाएगी एकदम। ठीक है, यानी कि ये आपका, अगर मैं इसको बनाना चाहूं, यहां बना लिया, सी यहां पर है, वक्रता केंद्र एफ से गुजरी थी वो तो समांतर हुई थी, और सी से गुजरेगी, जैसे यहां से आई ऐसे मैचली है, ये वापस इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इसी पथ पर वापस आ जाएगी। सो ये हमने तीन बेसिक बात पढ़ ली। इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे हम कब? जब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा? बिंब से कुछ किरणें निकालनी होंगी। ओके, और फिर वो किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ आ रही है? तो बिंब से वैसे तो अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें सबका नहीं पता ये किरणें परावर्तित होने के बाद कहां जाएगी, तो हम कैसे दर्शा सकते हैं? लेकिन ये तीन किरणें हमने पढ़ ली ना, ये बता सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो तो परावर्तन के बाद यहां से गुजरेगी, और फोकस से जा रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और सी से जा रही है वो सी से वापस आ जाएगी। सो ऐसा हम इन तीन ही किरणों को दर्शाएंगे बेसिकली, या तो तीन को या दो दर्शा देंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर जो जहां काटेंगे ना वो ही क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, सो यहां तक आप अच्छे से पढ़ना बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे?
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और उसमें भी मेनली अवतल दर्पण से। ठीक है भाई। सो इतना अच्छे से आना चाहिए वे सब लोगों को, इतना आएगा तो चैप्टर को जैसे बताया वैसे करते जाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, स्कोरिंग है चैप्टर। ओके।